ओके हेलो। आवाज़ चेक कर लें, आ रहा है क्या? फिर सेशन शुरू करता है। चेक करो आवाज़ आ रहा है क्या? फिर सेशन शुरू करते हैं हमारा। लेट मी चेक। शुरू हो गया है क्या? आवाज़ आ रहा है? एक्चुअली आई हैव लीस्ट आइडिया। लेट मी चेक। अच्छा, हेडफोन लगे हुए हैं। मैं वही बोला यार, मेरे मोबाइल में से तो आवाज़ नहीं आ रहा है। ओके, तो हेडफोन लगे हुए हैं ख़तरनाक तरीके से। तो अभी उसमें से कैसे पता चलेगा? सही है। ओके, ना ठीक है, ठीक है, चलो शुरू कर सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। So, before we begin, Unacademy. Let's crack it. There are no silly questions, and we thrive on answering all your doubts. While dedicated doubt solving live classes are a part of every course, we also have the Ask a Doubt feature for quick resolution of doubts even after your live classes. Just click on Ask a Doubt, type your question or click a picture of your doubt, highlight one specific question, choose the subject that the question falls under, and share it with your educator. Let's crack it. चलो भाई देख लेते कहाँ तक आए थे, क्योंकि ये लेसन कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ट्रैक हो रहा है। एंड लेट अस चेक, अगर हम लोग आज जितना ज़्यादा कवर कर पाए उतना अच्छा। तो कहाँ तक थे हम लोग? देखने दो। ओके, जहाँ जहाँ पर भी लाल है वहाँ वो कंप्लीट है। ये छोड़ दिए थे क्या? अच्छा हाँ, स्टील का शुरू किए थे, सही है। यस, तो वी हैड स्टार्टेड विद स्टील एंड हाँ, हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि कंजम्पशन काफ़ी कम है। यस, कोई बच्चे पूछ रहे थे फिर ज़्यादा कंजम्पशन किया तो इट वुड नॉट बी ग्रेट, ख़त्म हो जाएगा, राइट? ओके, तो इसके ऊपर हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे। उसके आगे अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं, ठीक है? चलो, सो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया, प्रोडक्शन देख सकते हैं आप हर साल कैसा है। ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट सेम है, बाद में बढ़ता गया था, बट हमारा एक औसतन तौर पे एवरेज टर्म पे एक नंबर काफ़ी मेंटेन्ड है। आगे देखते हैं अभी। सो मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, have electric furnace, use steel scraps and sponge iron. They have re-rollers that use steel ingots as well. They produce mild and alloy steel of given specifications. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जस्ट कुछ नहीं, जस्ट फीचर्स हैं मिनी स्टील प्लांट्स के बारे में। हाँ, तो सब छोटा छोटा होता है एंड दे हैव सर्टन फीचर्स, उतना खाली ध्यान में रखो, नॉट इतना ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसके ऊपर एक स्पेशल क्लास ले लेंगे एंड उसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिपेंडिंग ऑन ये कितने स्लाइड्स होते हैं, ये सभी चीज़ें मैं उसका ये कर देता हूँ। आधे घंटे का सेशन लेंगे, नहीं तो 1 घंटे का सेशन लेंगे, स्पेशल क्लास पर ख़त्म करेंगे इसको। कौन सा? ये वाला पार्ट, दिस वन, इतना वाला। ये हर एक इसमें है ना, क्योंकि हाँ, तो इसके ऊपर समय बर्बाद नहीं करेंगे बिकॉज इट विल रिक्वायर सम पिक्चर्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। तब तक हम लोग उसको ये नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल समझा के कुछ फ़ायदा नहीं है, तो उसको एक्चुअल फ़ोटोज़ वगैरह के साथ समझ के लेंगे, बट नॉट राइट नाउ। हम लोग उसको स्पेशल क्लास में कंप्लीट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, और एक चीज़ थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा। वी नीड टू गेट दिस लेसन अंडर कंट्रोल। आज लेसन ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा।
An integrated steel plant is large, handles everything in one complex from putting together raw material into steel making, rolling and shaping. तो वो क्या बोल रहे हैं, बड़े प्लांट का कंपैरिजन बोल रहे हैं, उसके अंदर एक ही जगह पे सब कुछ हो जाता है. अब ये बताने की ज़रूरत है क्या, वो क्या बोल रहे हैं, छोटा प्लांट बोले तो चीज़ें आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती हैं, बड़ा प्लांट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट अगर है तो सब कुछ एक ही जगह पे हो जाता है. कम ऑन, मतलब ये बताने की ज़रूरत क्या है. मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मेक द स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो अपना जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मार्केट है, गवर्नमेंट एजेंसी, तो अपने पास कौन सी बड़ी सबसे कंपनी है, सेल नाम की कंपनी. तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फुल फॉर्म पूरा पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको कि गवर्नमेंट की कौन सी स्टील कंपनी है कि जो उस सेक्टर में काम करती है. तो नाम क्या है, सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. इन द 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील. कब की बात कर रहे हैं, 50s की. ओके ठीक है. अभी टुडे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील. चाइना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील. ओके ठीक है. तो वो ये किसके जैसा हो गया, पल्सेस की जैसा. इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं और हम लोग खुद ही ज़्यादा खाते हैं, राइट. समथिंग लाइक पल्सेस. ओके, सो लाइक पल्सेस, याद आया कुछ. हाँ, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हम ही हैं और कंज्यूमर भी हम ही हैं. छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. अब छोटा नागपुर प्लेटू में ऐसा क्या सपोलेट से सोनागढ़ा है कि वहीं पे सब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है. ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग कल से बातचीत कर रहे हैं कि स्टील एंड आयरन का जो इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल आयरन है, और आयरन काफ़ी लेट्स से वजनदार होता है. इट्स अ बल्कि, लेट्स से वेट काफ़ी होता है. तो ये इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल आपका प्रेजेंट हो. एंड छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ इंडिया, एज यू नो, कंसिस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ बिहार एंड लेट्स से झारखंड पर्टिकुलरली. तो वहाँ पे अपने को बहुत ही ज़्यादा ये मिलता है, आपके मिनरल्स मिलते हैं. तो सभी हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है इस इंडस्ट्री का वो कहाँ पर है, छोटा नागपुर प्लेटू. द रीज़न बीइंग कि वहाँ पे आपका क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिल जाता है. स्क्वायर ब्रैकेट कर लो उसको, एक बॉक्स ही बना लो, छोटा नागपुर प्लेटू. It is largely because of the relative amounts of the region has for the development of the industry. और एक रीज़न क्या बोल रहे हैं, it is largely because of the relative advantages this region has for the development of this industry. रीज़न वही raw material. This include the low cost of iron ore. कॉस्ट बहुत कम है क्योंकि वहीं पर है. हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन प्रॉक्सिमिटी. ऊपर से दूसरे जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं वो भी पास ही में है. चीप लेबर, बहुत सारा चीप लेबर अवेलेबल है. एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट. मतलब वहीं पे, मतलब मार्केट भी आपका वहीं पे है. हमने क्या देखा था कि स्टील इंडस्ट्री जनरली ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे जो आइडियल कंडीशंस हैं. हाँ, उसकी बात कर लेते हैं. स्टील इंडस्ट्री कहाँ होना चाहिए. ओके, वो वज़न की वजह से आयरन बल्कि, ओके आयरन बल्कि, उसकी वजह से ये ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल नियर हो, राइट. रॉ मटेरियल नियर. और दूसरा चीज़ आपका मार्केट भी नियर चाहिए. मार्केट उसको कंज्यूम करने वाला है. क्योंकि आपको पता है कि स्टील इंडस्ट्री जनरली कैसी है, कंज्यूमर इंडस्ट्री नहीं है. इट्स वन ऑफ द बेसिक इंडस्ट्रीज. क्यों, मतलब उसके बाकी के लोग उसको लेने वाले हैं. तो वो भी लिख देता हूँ मैं वहाँ पे, सो दैट वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि तुम सोचो ना, वहाँ पे कौन सा मार्केट है. वहाँ पे एक तो ये भी नहीं है अपना कोई सी पोर्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं है पास में. बिहार झारखंड कैसे मतलब लाइक लैंडलॉक्ड स्टेट्स है ना, वो कहाँ उनके पास पानी है, मतलब पास में समुंदर वगैरह भेजने के लिए. बट एक्चुअली उनको ज़रूरत नहीं है. द रीज़न बीइंग कि इनका जो प्रोडक्ट है आयरन एंड स्टील, हाँ, तो वो ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है. इट्स अ बेसिक प्रोडक्ट, मतलब बेसिक इंडस्ट्री में आ जाता है ये, मतलब इंडस्ट्री को बेचने वाले वो लोग. ओके, सो बेसिक इंडस्ट्री. ओके, तो मार्केट नियर जहाँ पर होगा वहाँ पर सपोज लेट से वहाँ पर आपका ये जनरली होना चाहिए, आपका जो ये कंपनी है स्टील इंडस्ट्री. चलो आगे देखते हैं. सो दो इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहे. ऐसा क्यों. ओके, द रीजन्स आर हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल. अब ये क्या है, व्हाट इज़ दिस. देखो कैसा होता है ना, आपका वन ऑफ द बेसिक रॉ मटेरियल उसके अंदर कुकिंग कोल है. और अपना जो कुकिंग कोल है उसका कैसा है, एक तो हाई कॉस्ट है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है. मतलब आपने यहाँ पे ज़्यादा पैमाने पे अवेलेबल नहीं है और बहुत महंगा है, मतलब रॉ मटेरियल महंगा है इन शॉर्ट. लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है उतना स्किल्ड नहीं है जितना ज़रूरी है.
इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, वो तो सबका ही नाटक है। इरेटिक पावर सप्लाई, वो तो हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से देख रहे हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी क्या बोलना, इंफ्रास्ट्रक्चर के तो हमेशा ही से वांदे अपने, तुम रोड्स तो देखते ही हो, राइट। सो दीज आर समथिंग विच इज़, ये तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर कॉमन है, राइट। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई इशू है। जैसे कि जूट का हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे थे जूट इंडस्ट्री के, मतलब उनका मार्केट पास में नहीं है, कंपटीशन फ्रॉम अदर फाइबर्स एंड ऑल, तो उनके कुछ अलग ही यूनिक पॉइंट्स थे। ये इसका वैसा नहीं है, ये कॉमन पॉइंट्स है कि जो हम लोग ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री के अंदर देख रहे हैं। ये वाला मतलब तुमको समझ में आ रहा है ना, कोई भी इंडस्ट्री रहने दो, प्रॉब्लम्स आपको सेम ही लिखनी है। हाई कॉस्ट रॉ मटेरियल का, वो आपके लेबर बराबर नहीं है, एनर्जी सप्लाई आपका इराटिक है, एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये पॉइंट्स आप किधर भी लिख सकते हो, कॉमन पॉइंट्स। ओके, तो इसको रट्टा मार लेना, दीज आर कॉमन पॉइंट्स, एकदम कॉमन पॉइंट्स है, कुछ है नहीं उसके अंदर। चलो आगे देखते हैं। We also import good quality steel from other countries. However, the overall production of steel is sufficient to meet our domestic demand. क्या हम लोग बाहर से कुछ मंगाते हैं? Yes. लेकिन ऑलमोस्ट सफिशिएंट हो जाता है जितना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो डोमेस्टिक डिमांड उसमें फुलफिल हो जाती है। ओके, सो liberalization and the foreign direct investment have been given boost to the industry with the efforts of private entrepreneurs. तो FDI और लिबरलाइजेशन की वजह से इस इंडस्ट्री में काफ़ी एक बड़ा बूस्ट आया है। And there is a need to allocate resources for research and development to produce steel more competitively. तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है। ओके, सो लिबरलाइजेशन को अंडरलाइन कर लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकी वजह से बूस्ट मिल गया हमको। एंड किस चीज़ की ज़रूरत है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, नीड, इसकी नीड है, इसकी वजह से बूस्ट मिल रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोले तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वो तो हर एक इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, राइट। हाँ, तो ये ऐसा कुछ है नहीं कि विच इज़ समथिंग वेरी न्यू, आपको ऑलरेडी पता है। ओके, और ये दो पॉइंट्स क्या है? हम लोग इंपोर्ट करते हैं स्टील, इंपोर्ट क्वालिटी स्टील, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट क्वालिटी स्टील। ओके, लेकिन अपना जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उससे अपना डोमेस्टिक डिमांड सेटिस्फाई हो जाता है। सो वो भी लिख दो, डोमेस्टिक डिमांड सेटिस्फाइड, डोमेस्टिक डिमांड सेटिस्फाइड। आई नो थोड़ा सा कैसा है, आपको शॉर्ट हैंड राइटिंग में वहाँ पे लिखना पड़ेगा, बट मार्जिन काफ़ी बड़ी है, आप ऊपर लिख दो उसको, इंपोर्ट क्वालिटी स्टील एंड डोमेस्टिक डिमांड सेटिस्फाइड। अरे बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुम देखो ना कितना लंबा लंबा पैराग्राफ्स है। हमारा ये ऑलमोस्ट कितना है, आई थिंक ये 3rd पीरियड है इसके ऊपर, राइट। सो ऑलमोस्ट लाइक 3 घंटे के ऊपर हो रहा है। अब तुमको अगर एक दिन में अगर पढ़ना है तो यू माइट नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली ऑन द पॉइंट, सो हैंस हम लोग उसके बाजू में लिख रहे हैं। तो तुम भी लेजीनेस मत करो, जो भी बोल रहा हूँ उसके साइड में लिखो, कंप्लीट करो, ठीक है। आपको बाद में इसके फ़ायदे पता चलेंगे। चलो, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। व्हाट इज़ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इन द सेंस एल्यूमिनियम को बनाना, राइट। ओके, सो कोई मुझे इसका मीनिंग बता सकता है, स्मेल्टिंग का मीनिंग बता सकता है? इट वुड बी ग्रेट। मतलब ऐसा क्यों नहीं बोलते एल्यूमिनियम जनरेशन या फिर एल्यूमिनियम क्रिएशन, ऐसा क्यों नहीं बोलते? व्हाट डू यू मीन बाय स्मेल्टिंग? एक काम कर लो, वहाँ पे स्टार करके स्मेल्टिंग का मीनिंग लिख दो। स्मेल्टिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ओर से निकालना, किसी मेटल को ओर से निकालने को क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसको लिखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, फ्रॉम इट्स ओर। और इसका ओर तो पता है तुमको, किसका? एल्यूमिनियम का। एक ही तो ओर है कि जो सब तरफ यूज़ होता है, उसका क्या नाम क्या है? तुमने लोअर ग्रेड में पढ़े होंगे, उसका नाम क्या है? बॉक्साइट। ओके, तो वो भी लिख दो, बॉक्साइट, राइट। ओके, तो ये लोअर लेवल से आपको बताया जा रहा है। ओके, सो it is a light, resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals. सच में ऐसा है क्या? मतलब इज इट रियली सो कि उसका जो ये है, क्या बोलते हैं, जो ये मेटल है, मतलब इट इज़ लाइट, बस उसका कुछ वजन ही नहीं है, ऐसा है क्या? वैसा नहीं है, वो कंपैरेटिव है। एक चीज़ समझ के ले लो, एल्यूमिनियम मेटल है एंड किसी और मेटल की तरह काफ़ी वजनदार है, लेकिन जब हम लोग कंपेयर करते हैं एल्यूमिनियम और आयरन को, या फिर एल्यूमिनियम एंड कॉपर को, तो एल्यूमिनियम काफ़ी लाइट वेट है, ठीक है।
ओके, सो इट इज़ क्वाइट लाइट वेट एज व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद अदर। तो लाइट मतलब थोड़ा सा कंपैरेटिव वे में आ जाता है वो। रेजिस्टेंट टू करोजन, अब इसका मतलब क्या है? करोजन होता नहीं है, सीरियसली होता नहीं है क्या? नहीं, नहीं होता है। उसके ऊपर आपको अगर याद होगा आपके साइंस के इसमें लेसन में, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज, वो खुद का ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड का उसके ऊपर लेयर चढ़ता है, सेल्फ प्रोटेक्शन मिल जाती है उसको। वो आयन ऑक्साइड के जैसा ख़राब नहीं करता है एल्यूमिनियम को। जैसे आयन का ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट आने में क्या बनता है? आयन ऑक्साइड, और वो ख़राब हो जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। एल्यूमिनियम का अगर उसके ऊपर ऑक्सीजन का कांटेक्ट आता है तो इट क्रिएट्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, विच इज़ नॉट एज मच डिस्ट्रक्टिव जितना आयन का है। ओके, सो दैट मीन्स इट इज़ रेजिस्टेंट टू करोजन। वो खुद का ही एक करोजन, एंटी करोजन मैकेनिज्म तैयार करता है। सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऑब्वियसली मेटल है तो हीट का गुड कंडक्टर होगा। मेलिएबल, हाँ, इसको हम लोग सपोज मेलिएबल कर सकते हैं, शीट बना सकते हैं। डक्टाइल भी है, इसके वायर्स वगैरह तुम्हारे घर के सामने हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के ऊपर वायर्स हैं बड़े बड़े, आपको सिल्वर के जैसे दिख रहे हैं, वो एल्यूमिनियम के तो हैं। तो दैट मीन्स इट इज़ मेलिएबल ऑल्सो एंड डक्टाइल ऑल्सो, एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्सड विद अदर मेटल्स। उल्टा इसका स्ट्रेंथ बढ़ता है अगर किसी और मेटल के साथ मिक्स करते हैं, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट एलॉयज बेसिकली। ओके, सो ये उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ओके, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। सेकंड क्यों बोल रहे हैं? पहली कौन सी है फिर? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ओके, तो पहला कौन सा? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सेकंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। ओके, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और दूसरा नंबर किसका है? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ओके, तो वो भी लिख दो वहाँ पे, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। रैंकिंग लिख दो फिर, तब तक मैं यहाँ पे इसको ये हाईलाइट कर देता हूँ। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर एल्यूमिनियम प्रॉपर्टीज। हालांकि देखो, तुमने यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज भी लिख दी तो भी चलेगा। साइंस का अपना थर्ड लेसन याद है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाँ वैसे लिखा तो भी चलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज यार, कम ऑन, मतलब लाइक लस्चर, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ फिर मेटल्स नॉन मेटल्स की जैसे प्रॉपर्टीज। ओके, तो आप वैसा लिख दो फिर, लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ये प्रॉपर्टीज़, आप साइंस के लिख दो, चलता है, लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्रॉपर्टीज। इज इट ओके? ओके, सो आपने वो इसके लिख दो, साइंस के, चलेगा, एक्सेप्टेबल है वो। आप क्योंकि गलत नहीं लिख रहे हो ना, जो भी लिख रहे हो बराबर लिख रहे हो। आगे देखते हैं। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स। तो आपने को पता है, वायर्स तो ऑलरेडी पता था, यूटेंसिल भी पता था, एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। एयरक्राफ्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं यार इसको? द रीज़न इज, ये मेटल है, क्योंकि देखो एयरक्राफ्ट बोले तो तुम हवा में उड़ाने वाले हो, उसको रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब टूटना नहीं चाहिए आपका। एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल टूटते नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास एक स्पेशल कैपेसिटी है, मतलब एक फीचर है, वो क्या है? लाइट वेट है। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न आप उसको एयरक्राफ्ट में यूज़ कर सकते हो। तो उसके यूजेस, ठीक है, यूजेस ऑल्सो कैसे के लिए, दो तो तुमको पता ही है, वायर एंड यूटेंसिल्स। तीसरा याद कर लो, वो क्या है? एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इट हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी। कौन है वो अम्फोटेरिक वाला? ओ माय गॉड, आशीष दुबे जी। ओके, अम्फोटेरिक बोल के तुमने तो लेट्स से रुला दिया यार, थैंक यू सो मच, ठीक है। ओके, आगे बढ़ता है। इट हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, तो एक सब्सटीट्यूट बोल के यूज़ कर रहे हैं हम लोग दूसरे मेटल्स के, तो इट्स एक्चुअली बीइंग यूज एज अ सब्सटीट्यूट। ओके, ठीक है, अंडरलाइन कर लो सब्सटीट्यूट वर्ड को, पूरा लाइन अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये देख लो, क्रूड स्टील प्रोडक्शन ऑफ इंडिया एंड चाइना। अच्छा, कितना है? इंडिया कौन है? ये ब्लू वाला, एंड हु इज़ चाइना? चाइना इज़ रेड। लेकिन 1950s में तो हम लोग साथ में थे ना। ओके, हे भगवान। ओके, ड्यूरिंग 1950s उन्होंने ही बोला था कि हम लोग सेम थे। 1950s से इतना कैसा चेंज हो गया यार, मतलब ये लाइक कितना टाइम्स हो रहा है? समथिंग लाइक 9 टाइम्स। ओके, ओ माय गॉड, मतलब लाइक 9 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तब आपका होगा। ओके, हे भगवान, 9 टाइम्स नाउ, 9 टाइम्स प्रोडक्शन राइट नाउ।
अप्रॉक्सीमेटली। वाह, ये कुछ ज़्यादा ही बेकार है, आगे देखते हैं अभी। नहीं ये बेहुदे नंबर्स हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। चलो आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ पे है? ऑब्वियसली ये जगह कौन सी है? ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपका एल्यूमिनियम मिलता है, मतलब बॉक्साइट मिलता है। ओके, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बहुत सारे बॉक्साइट के सेंटर्स हैं। तो एक्चुअली ये कौन से सेंटर्स हैं? ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर ऑलरेडी बॉक्साइट आपका मिलता है, इसलिए वहाँ पर उसकी इंडस्ट्रीज भी हैं। ओके, आगे देखते हैं। बॉक्साइट द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज वेरी बल्की, डार्क रेडिश एंड कलर्ड रॉक। वाओ, कैसा रहता है? बॉक्साइट यूज़ करते हैं हम लोग और वो बहुत ही बल्की है, वजनदार, ऑब्वियसली मेटल है, डार्क रेडिश एंड कलर्ड रॉक। ठीक है, ओके, ये इतने सारे फीचर्स किसके हैं? हमारे एल्यूमिनियम के बॉक्साइट वाले इसके। ओके, सो इसको ये कर लें, क्या बोलते हैं, कैन वी हैव लेट्स से एक फ़ोटो बिटो देख लें। एक फ़ोटो तो बनता है, ठीक है। यस, एक फ़ोटो तो बनता है, सही है। फ़ोटो तो देखना पड़ता। हाँ, फिर इतना बोल रहे वो तो थोड़ा तो बताओ, सही है। इतना बता रहे वो कि फ़ोटो ऐसा रहता, बल्कि रहता, ब्राउनिश रहता, डार्क रेडिश रहता, तो इंटरेस्ट उन्होंने जगाया। अब उन्होंने इतना इंटरेस्ट जगाया तो कैसा है, इवन दो हम लोग थोड़ा फास्ट हैं लेकिन फिर भी मज़े क्यों ना लें, सही है। वाई वी शुड नॉट हैव द फन, वाई ओनली NCERT शुड हैव द फन, हम भी फन लेंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू उसका मस्त 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 एकदम फ़ोटो उसका। तब तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, regular supply of electricity as an assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for the location of the industry. क्या किस बेसिस पे बना रहे? रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का नाटक तो उसमें भी था, किसमें? वो अपने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दूसरा पॉइंट क्या है? रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए लगती है। यहाँ पे देखो, ये वाला, इसकी वजह से तुम देख सकते हो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का कैसा है। व्हाट दे आर सेइंग, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। सो इलेक्ट्रिसिटी आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को भी लगेगी, लेकिन ये बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है। मतलब यू विल रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी फॉर वर्किंग, लेट्स से वर्किंग आउट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगेगी यहाँ पे, दैट्स द रीज़न। ओके, तो इसको एक काम कर लो, दो वहाँ पे पॉइंट्स लिख दो, यहाँ पे नीचे पॉइंट करके। पहला क्या है आपका, रॉ मटेरियल के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी। ओके, सो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी, रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये दो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलो ये देख लो भाई, एल्यूमिनियम। तब तक ये एल्यूमिनियम का सपोज लेटर से अपना बॉक्साइट है कि जिसको हम लोग देख रहे थे, रॉक जिसमें से हमारा एल्यूमिनियम मिलता है। देख के लगता नहीं ना चेहरा देख के उसका लगता नहीं कि वो अपने को दे सकता है, राइट। लेकिन दिस कैन गिव अस एल्यूमिनियम, बॉक्साइट है ये, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ता है। सो 4 to 6 टन्स ऑफ सपोज लेट से बॉक्साइट कितना देता है? 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा, मतलब बहुत ही निकाल निकाल के बहुत ही कम मिलता है, राइट। 4 to 6 टन्स गिव्स अस 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। मतलब द रेशो इज समथिंग लाइक 4 अगर लेते हैं तो आपको 1 मिलता है। चलो 6 नहीं, 4, यस 4:1 या फिर 6:1 का रेशो, राइट। ओके, नाउ जो ये है फ्लो चार्ट है, दिस वन। ओके, तो फ्लो चार्ट्स एंड दिस थिंग हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। यस, इट हैज़ टू बी, मजाक में थोड़ी दी है। स्पेशल क्लास, इसको स्पेशल क्लास में कंप्लीट करेंगे,
टेंशन मत लो रे। वो रेसिपी के जैसा है अपनी, जैसे वो कुकरी शोज़ नहीं रहते कि पहले नमक डालो, फिर पहले सब्ज़ी डालो, फिर बाद में उसको धीमे आंच पे पकाओ। हाँ, तो वैसा है वो। सो ये सभी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे, अभी टेंशन मत लो उसका। मुझे पता है उसको देख देख के टेंशन आता, लेकिन अभी उसका टेंशन मत लो, स्पेशल क्लास में उसको मस्त देखेंगे। केमिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। केमिकल इंडस्ट्रीज इंडिया का काफ़ी बढ़ रहा है। इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दोनों टाइप की इंडस्ट्री है। रैपिड ग्रोथ हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स। अब ये क्या नाटक है? देखो, chemicals, as you know, chemistry is divided into inorganic and organic. वैसे ही chemical industries are divided into inorganic and organic, let's say chemicals sectors. So inorganic chemicals include sulfuric acid. तुमको पता है inorganic बोले तो किसकी बात कर रहे हैं? नॉन लिविंग सोर्सेज से जो मिलता है बेसिकली। सो सल्फ्यूरिक एसिड उसी के अंदर आ जाता है, मिनरल एसिड है वो, राइट? इट्स नॉट ऑर्गेनिक एसिड, इट इज मिनरल एसिड। तो इट इज़ क्रिएटेड बाय विच सेक्टर? इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब दो तरह के इंडस्ट्री होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। चलो, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, अधेसिव्स, पेंट्स, नाइट्रिक एसिड, अल्कली, सोडा ऐश एंड कॉस्टिक सोडा, इतना सारा मटेरियल। हाँ, ये इतना सारा तैयार कर लेते हैं। आगे देखते हैं। दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री, काफ़ी वाइडली स्प्रेड है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बोलो, व्हाट माइट बी द प्राइमरी रीज़न? जैसे कि हमने अभी तक जो इंडस्ट्री देखे थे, जैसे कि आयरन था, एल्युमिनियम था, वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड थे। केमिकल इंडस्ट्री में ऐसा क्या है कि ये इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है ये लोग? द रीज़न इज़ क्योंकि इसको रॉ मटेरियल का टेंशन नहीं है ना। इसका रॉ मटेरियल उतना बल्कि नहीं है जितना आयरन और एल्युमिनियम का था। आप कहीं पर भी इंडस्ट्री सेटअप कर लो, आपको सपोज लेटर से आपके घर पे, आपके जहाँ पे आप रहते हो, मान लो आपके सिटी जो है, तो वहाँ पे आपको ये इंडस्ट्री खड़ी करनी है, खड़ी कर सकते हो। रॉ मटेरियल आप किधर से मंगा सकते हो? आप केमिकल रिएक्शन ही तो है ही वो। बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट, जैसे हमारे लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इन द सेम वे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब केमिकल इंडस्ट्री में और किसी केमिकल लैब में कुछ फ़र्क नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज अबाउट द स्केल, मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पे हम लोग रिएक्शन करते हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ नथिंग बट द डिफरेंस। तो आप ये कहीं पर भी कर सकते हो, सो दैट्स वाई इट इज़ वाइडली स्प्रेड। ठीक है, तो वाइडली स्प्रेड क्यों है? नो इशू ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, नो इशू ऑफ, वहाँ पे लिख दें नो इशू ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, और क्या ये केमिकल्स को हमको याद करना पड़ेगा? 2-3 याद कर लो ना यार। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या क्या आता है, 1-2 याद कर लो। सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसमें से 2-3। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट डू यू थिंक, लेट्स से ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड, ऑर्गेनिक में क्या आता है? लाइक जो लिविंग सोर्सेज के थ्रू है, पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाइस्टर्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स एट्सेट्रा, राइट? ओके, अब मेन क्वेश्चन ये है कि हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब डाई स्टफ यहाँ पर भी है, डाई इधर भी है, ऊपर वाला बराबर है ना, वो दोनों सोर्सेज से निकलता है। डाई कैसा है? दोनों से निकलता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इसलिए दोनों तरफ है। ओके, तो बेसिकली दीज आर ऑल फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, ये लिविंग सोर्सेज हैं। ऑर्गेनिक है लेकिन ये लिविंग में आ जाता है। तो 1-2 याद कर लो उसमें का। पेट्रोकेमिकल तुमको तो पता है, वो पूरा क्रूड ऑयल वगैरह किससे बनता है? फॉसिल्स वगैरह से, बेसिकली लाइक ड्यू टू द बहुत साल पहले ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, प्रेस होता है, और उसकी वजह से अपने को क्या मिलता है? क्रूड ऑयल वगैरह मिलता है। सो बेसिकली इट इज़ फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। द केमिकल इंडस्ट्री इज़ इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, वो खुद का कंज्यूमर है बहुत बड़ा। ऐसा क्यों? देखो, बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स। अब तुमने देखा है, जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन है जिसके अंदर कोई कंपनी है जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रही है फॉर अ सर्टन रिएक्शन, राइट? तो वो कोई और प्रोडक्ट बना रही है सल्फ्यूरिक एसिड से, लेकिन उसको सल्फ्यूरिक एसिड कोई तो भी देगी ना दूसरी कंपनी। वो क्या करेगी? देखो, मान लो एक इंडस्ट्री खुद के रॉ मटेरियल्स किसी दूसरी कंपनी से मांगेगी, मतलब एक्सक्लूसिवली। हो सकता है कि कोई कंपनी को सॉल्ट लग रहा हो, मान लो ब्राइन का रिएक्शन कर रहे हो अपना, जो इलेक्ट्रोलिसिस का है, क्लोरल्कली प्रोसेस। अब उसके लिए जो सॉल्ट लगता है, वो सॉल्ट कौन देगा? हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी दे रही हो, माइट बी सेकेंडरी कंपनी विच इज़ गिविंग। सो कैसा है ना, एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री को यहाँ पर देती है, मतलब दिस इज समथिंग लाइक बेसिक इंडस्ट्री में आ जाता है ये। एक इंडस्ट्री को देती है, कंज्यूमर को नहीं मोस्टली। Okay, so basic chemicals undergo processing to further create additional chemicals and agriculture directly for the consumer market. So make a list of the products you are aware of. तो खाली आप लिस्ट बना लो बोले आपके हिसाब से,
केमिकल्स की जो आप यूज़ करते हो, तो आपके इसमें तो बहुत सारे वैसे फ्लोर क्लीनर्स वगैरह, ठीक है, देर आर सो मेनी केमिकल्स, डेटॉल यूज़ करते होंगे, फ्लोर क्लीनर्स है, आजकल तो आप सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हो, तो दीज आर नथिंग बट प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, राइट। ओके, सो ये खाली अंडरलाइन कर लो, दे आर देयर ओन कंज्यूमर, खुद के कंज्यूमर। ओके, चलो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, अभी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री करते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है शायद, चलो देख लेते हैं एक बार कितने पेजेस हैं। सो 1 2, ये तो मैप है, 3, ओके 3 पेजेस हैं, ठीक है। सो उतना भी बड़ा टेंशन नहीं है, तो आराम से थोड़ा सा स्पीड हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा खाली स्पीड मेंटेन करो। The fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers, mainly urea, phosphatic fertilizers, and ammonium phosphate, and complex fertilizer which has a combination of N, P and K. ये क्या नाटक है? देखो कैसा है ना, आपके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, 3 बेसिकली आपको ये लगता है, क्या बोलते हैं, एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स आपको चाहिए इन योर न्यूट्रिएंट लिस्ट, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश। कभी कभार कैसा रहता है, इनके इंडिविजुअल फर्टिलाइजर्स भी है, मतलब नाइट्रोजन का सेपरेट फर्टिलाइजर जिसको यूरिया बोलते हैं हम लोग, या फिर फॉस्फेट के फर्टिलाइजर जैसे कि अमोनियम फॉस्फेट है, या फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, तो पोटैश की अलग, ऐसे सेपरेट वाले भी हैं अगर आपके सॉइल में, क्योंकि हर एक सॉइल का कंटेंट्स अलग हो सकता है ना, एज यू नो एसिड बेसिस की तुमने सॉइल देखा होगा, तो उसमें आपको पता चला होगा कि सॉइल के अंदर यू कैनॉट लेट्स से कि उसका पीएच कितना है अनलेस एंड अनटिल यू टेस्ट इट, क्योंकि हर एक जगह का पीएच अलग होता है। सो इन द सेम वे आपके सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए। तो हमारे पास इंडिविजुअल फर्टिलाइजर्स भी हैं एंड कॉम्बिनेशन वाले फर्टिलाइजर्स भी हैं, कॉम्प्लेक्स वाले। तो कॉम्प्लेक्स इन द सेंस तीनों उसमें रहते हैं, एंड इंडिविजुअल फर्टिलाइजर्स बोले तो सिर्फ नाइट्रोजन के, सिर्फ फॉस्फेट के, ऐसे दोनों टाइप के फर्टिलाइजर हमारे पास हैं। ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कौन से इंडिविजुअल फर्टिलाइजर्स, हमारे पास इंडिविजुअल फर्टिलाइजर्स भी हैं, इंडिविजुअल फर्टिलाइजर्स, और हमारे पास दूसरे का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, वो भी है हमारे पास। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस उसमें तीनों होता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, वी हैव बोथ ऑफ देम। The third, that is potash, is entirely imported as the country does not have any resource of commercially usable potash or potassium compounds in any form. इसको अंडरलाइन कर लो, मतलब वन ऑफ द 3 एलिमेंट्स की जो अपने को काफ़ी ज़्यादा लगता है, दैट इज़ पोटैश, पोटैशियम जिसको बोलते हैं, उसके हम पूरा इंपोर्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ समथिंग कि जो हमारे पास नहीं है अपने देश में, पूरा ही इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके, तो वहाँ पे उसको साइड में लिख दो, पोटैश इंपोर्ट, पोटैश इंपोर्ट। बाकी है हमारे पास, बाकी है पोटैश का इंपोर्ट करना पड़ता है, हाँ, तो वहाँ पे लिख दो उसको, पोटैश इंपोर्ट। लेट अस मूव अहेड। ओके, नाउ आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपांडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या बोला था कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज फोकसिंग मेनली ऑन इनपुट्स, मतलब आपके इनपुट्स काफ़ी अच्छे हों, सीड अच्छे क्वालिटी के, पेस्टिसाइड अच्छे क्वालिटी के, फर्टिलाइज़र बहुत सारा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हुई है। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन किसके ऊपर फोकस करती थी? गुड इनपुट्स, हायर इनपुट्स के लिए उसके ऊपर फोकस करती, गुड इनपुट्स। ओके, और कहाँ पे फिर इंडस्ट्री है अभी? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। कितना? हाफ? ओ माय गॉड। कौन से स्टेट्स हैं? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। ओके, मतलब 2 तो नीचे है, तमिलनाडु केरला वो बाजू बाजू में है, राइट। फिर ऊपर जो है उत्तर प्रदेश पंजाब है, और अकेला फिर कौन बचता है? गुजरात। ओके, तो एक काम कर लो, ऊपर के दो कौन से हैं? यूपी, पंजाब। ओके, साइड में लिख दो, मतलब कैसा एग्जाम में आपको ध्यान में रहेंगे, ऊपर के 2, नीचे के 2, ऊपर के 2, नीचे के 2, नीचे के 2 बोले तो कौन है? तमिलनाडु एंड केरला, हाँ, तो वो भी लिख दो, केरला एंड तमिलनाडु। और बीच में कौन है? बीच में गुजरात है। ओके, तो गुजरात को भी लिख दो, गुजरात, ठीक है। सो दिस इज आवर बेसिकली टोटल ये हमारे स्टेट्स की जिसके पास हाफ ऑफ द प्रोडक्शन है। ओके, नंबर एक्चुअली बहुत ज़्यादा है ना, फिर वो उसको याद करना पड़ेगा, हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। ओके, चलो आगे बढ़ें।
अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। अच्छा, बाकी की लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन आप खाली मेजर का लिख दो, बाकी का सर ज़रूरत नहीं है। सीमेंट इंडस्ट्री। Now, cement industry is essential for construction activities such as building houses, factories, bridges, airports, dams, and for other establishments, commercial establishments. मतलब सीमेंट आपका इसके लिए लगता ही है फॉर कंस्ट्रक्शन, राइट। कोई भी कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको ये लगना ही लगना है, सीमेंट। ओके, तो सीमेंट इंडस्ट्री होनी चाहिए आपके पास। सो दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्कि एंड हेवी रॉ मटेरियल्स। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सीमेंट बनता किससे है, क्योंकि उसके ऊपर रॉ मटेरियल वगैरह सब डिपेंड करेगा। तो your cement industry is dependent on limestone, silica and gypsum. ये 3 मटेरियल से बनता है। एंड कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको कोल भी लगेगा और इलेक्ट्रिक पावर भी। सो दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स, ये आपके रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर योर सीमेंट इंडस्ट्री, कि जिसके ऊपर आपका पूरा कंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है। ओके, सो रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो उसको खाली लिख दो साइड में ये करके, करली ब्रैकेट करके, दैट इज रिक्वायरमेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। द इंडस्ट्री हैज़ स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड लेट्स से प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? वो बोल रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन, मतलब गुजरात के अंदर हमारा ज़्यादा सपोज इस टाइप के इंडस्ट्रीज़ को हमने बनाया है। द रीज़न बीइंग, क्योंकि वहाँ से किधर का एक्सेस मिलता है, गल्फ कंट्रीज़ का। कुछ क्या पॉइंट है, मतलब डोंट अंडरस्टैंड। देखो कैसा है ना, एक मैप देख लो आप इंडिया का, कहाँ पर अभी तो था ना, शायद इसी पेज के नीचे है, ये देख लो, ये वाला। हाँ, तो वो गुजरात की बात कर रहे हैं, राइट। दे आर टॉकिंग अबाउट गुजरात रीजन, जहाँ से आपका मतलब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यहाँ पर है। फ़ायदा क्या है, यहाँ से आप किधर भेज सकते हो, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में। मिडल ईस्ट कंट्रीज़, वाई? बिकॉज दे हैव अ ह्यूज डिमांड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और उसके लिए जो सीमेंट लगता है वो कौन प्रोवाइड करता है, इंडिया प्रोवाइड करता है, गुजरात। तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ओके, तो इट्स क्वाइट फेमस इन अस। तो आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, नाम तो वगैरह पता ही होंगे। अभी बिल्डिंग तो काफ़ी फेमस है, राइट। बुर्ज खलीफा क्या, और यस, इतना तो पता ही रहता है। चलो, बुर्ज खलीफा, गाने, और उसके आगे बढ़ते हैं। यस, सो इट्स स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड इन गुजरात, क्योंकि वहाँ से हम किसको एक्सपोर्ट करते हैं, गल्फ कंट्रीज़ को। तो गल्फ कंट्रीज़ को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, सो चलो मूविंग ऑन। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई 1904। कहाँ पे, चेन्नई के अंदर। ओके, तो चेन्नई के अंदर पहला प्लांट बना था। बाय द वे, चेन्नई बोले तो किधर, वेयर इज चेन्नई, तमिलनाडु। ओके, ठीक है, मतलब जहाँ पर अपना हाफ ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। ओके, ठीक है, सो तमिलनाडु, ठीक है। ओके, सो तमिलनाडु। Improvement in the quality has found the produce a readily available market in East Asia, Middle East, Africa, South Asia, apart from the large demand within the country. हमारे देश में तो डिमांड है ही है, लेकिन बाकी के बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स एंड रीजन्स में हमने सीमेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। मतलब ये पहली इंडस्ट्री है जहाँ पे ज़्यादा इशूज़ हमने सुने नहीं है, बट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन लार्ज टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। ये एक अलग नाटक है। ये मतलब ये इंडस्ट्री का अच्छा खासा चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट द प्रॉब्लम इज दैट लोकल डिमांड कम है, डोमेस्टिक डिमांड। मतलब इंडस्ट्री की कि कंज्यूमर की, ये समझ में आ रहा है। लो डोमेस्टिक डिमांड, इसका मतलब है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है उस रेट पे। लो डिमांड कब होगी, जब तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है। मतलब मान लो रोड, या फिर सपोज लेट्स से आप इसका बोल लो, सपोज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। सो इन शॉर्ट, डैम्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स आपके ज़्यादा नहीं बन रहे बिकॉज ऑफ दैट लो डिमांड है आपके सीमेंट को आपकी कंट्री में। ओके, सो दिस नीड्स टू चेंज, क्योंकि नॉट फॉर द इंडस्ट्री, लेकिन एक्चुअली फॉर द डेवलपमेंट पर्पज़, राइट। क्योंकि ये आपका चालू है, इसका मतलब ये है कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपरली हो रहा है। सो वी हैव अ वेरी लो डोमेस्टिक डिमांड एंड दैट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर दिस इंडस्ट्री। चलो, वो तो भी अच्छा है कि हम लोग फॉरेन से कमा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उतना इशू नहीं है, बट स्टिल अ मेजर इशू। सो लो डोमेस्टिक डिमांड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है? ऑटोमोबाइल बोले तो कौन से? जो अपने ये बनाते हैं अपने कार्स वगैरह। सो ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। ऑब्वियसली ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, 3 व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस स्टेट सेंटर्स। वो बोल रहे हैं कि अलग अलग टाइप के जो हम लोग बनाते हैं ऑटोमोबाइल, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों इसमें। आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग इन ऑफ द न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर मार्केट व्हीकल्स इन द मार्केट। ये इंडस्ट्री काफ़ी डॉर्मेंट था, लेकिन कब डेवलप हुआ? लिबरलाइजेशन के बाद। क्यों? बाहर की कंपनीज आई ना, हमने जब तक बाहर की कंपनीज को बुलाया नहीं तब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था ऑटोमोबाइल में। मतलब 2 व्हीलर्स बोलो या फिर बढ़िया बढ़िया कार बोलो, स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ मिलती थी बड़े बड़े, एक एम्बेसडर रहती थी, नहीं तो पद्मिनी रहती थी। अब ये दोनों गाड़ियों की जगह पे तुम आज देख सकते हो कितने तो भी गाड़ियाँ मार्केट में, मतलब देयर आर सो मेनी ब्रांड्स। अब तुम खुद एटलीस्ट 4 से 5 गाड़ियाँ बता सकते हो। So the market has grown, let's say after liberalization. So that means post 1991. Post 1991 काफ़ी ये मार्केट बढ़ा है। आगे देखते हैं अभी। In the market which led to the healthy growth for the industry, including passenger cars, 2 and 3 wheelers. The industry is located around Delhi, Gurugram, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, Indore, Hyderabad, Jamshedpur and Bengaluru. तुमने ये देख रहे हो, ये थोड़े से एडवांस्ड सिटीज़ नहीं लग रहे आपको? ये एडवांस नहीं लग रहे? द रीज़न इज बिकॉज आपको एक कार को या फिर 2 व्हीलर 3 व्हीलर तैयार करना बोले तो कैसा लेबर चाहिए? स्किल्ड लेबर चाहिए। एंड यू आर गोइंग टू गेट इन नॉट इन रूरल एरिया बट अर्बन सेंटर्स में मिलेंगे। सो रिक्वायरमेंट ऑफ द स्किल्ड पीपल, एंड बिकॉज ऑफ दैट अर्बन सेंटर्स में आपके जनरली ये आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, अर्बन सेंटर्स। मोर ओवर उसका मार्केट भी वही है। मार्केट में मतलब कि रूरल एरिया में जाके तो बेचने नहीं वाले हो, तो उसका मार्केट भी वही है। ओके, आगे देखते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। अभी हमारे पास एक नेक्स्ट इंडस्ट्री आ रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे ऑटोमोबाइल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। टेलीफोन्स है, मोबाइल्स हैं, रडार्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे। लेकिन बेंगलुरु हैज़ इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत सी बार कि विच सिटी हैज़ इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। 1 मार्कर क्वेश्चन। तो कौन सी सिटी है वो? बेंगलुरु। मतलब बेंगलुरु के अंदर ये इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स वही मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे। मतलब ऑटोमोबाइल के और इसके ऑलमोस्ट सेम है, राइट? ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ऑलमोस्ट लाइक सेम ही है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। 19-20 का फ़र्क है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही है आपके। द मेजर इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन इज एट बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे। अच्छा, इसका एक कॉन्सेंट्रेटेड रीजन भी है। ऑटोमोबाइल का वैसा नहीं था, इसके बहुत है। वैसे ऐसा क्यों है कि भाई वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं है जैसे कि हमारा पहले था? देखो कैसा होता है ना, आपकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके कंपनी ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सस्ते में बनती है ऑटोमोबाइल। मतलब जैसे कि मान लो 2 व्हीलर मान लो, या फिर 4 व्हीलर मान लो, इवन 3 व्हीलर। तुमको क्या लगता है ऑटो रिक्शा की प्राइसेस इतने सस्ते थोड़ी होते हैं? ऑटो रिक्शा या फिर इवन आपका मोटरसाइकिल मिनिमम अगर आप लेते हो तो कितने का जाता है? 50-55 के अबव। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का पकड़ लो, मान लो आपकी इसके आप तैयार कर रहे हो कुछ मे बी आयरन, इस्त्री वगैरह, या फिर सपोज टोस्टर या फिर मिक्सर। अब तुम मुझे बोलो मिक्सर की प्राइसेस कितनी रहती हैं? चलो मैक्स टू मैक्स चलो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का ले लिया तो 3,000-4,000 रुपये का, राइट? तो तुम कहाँ कंपेयर कर रहे हो 3,000-4,000 रुपये का मिक्सर एज़ कम्पेयर टू यूर 125 सीसी या फिर 100 सीसी की गाड़ी की जो मिनिमम 40-45,000 के आगे जाने वाली है। तो दैट मीन्स ये इंडस्ट्री की संख्या ज़्यादा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, उसका प्राइस ज़्यादा होगा। मतलब लेस वॉल्यूम मोर मनी, इसका हाई वॉल्यूम लेट्स से लेस मनी, ऐसा है वो कंपैरिजन। ये समझ में आ रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आपका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, पैसा कम होगा। इसमें वॉल्यूम ऑटोमोबाइल में कैसा है, आपकी गाड़ियाँ कम है लेकिन उसका कॉस्टिंग ज़्यादा है। ओके, सो दैट्स वाई द कॉन्सेंट्रेशन। आगे देखते हैं, इसको प्लीज़ ये कर लो, अंडरलाइन कर लो ये लाइन्स को। बेंगलुरु, नोएडा,
Mumbai, Chennai, Hyderabad, and Pune. Major centers. Okay, moving on. A major impact of this industry has been on employment generation. The continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India. वो तो हम लोग वैसे भी कर ही रहे हैं. हमारा IT इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है, एज यू नो, सर्विस सेक्टर. हमारे एक्सपोर्ट्स में भी दिखा था वो, राइट? वो वॉल्यूम का वगैरह अगर तुमको याद होगा, एक्सपोर्ट्स में भी हमने देखा था कि इंडिया IT काफ़ी बड़ा है, IT सेक्टर. चलो, तो मेजर इम्पैक्ट क्या है इसका? हैज़ बिन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. इसने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी बढ़ा है इंडिया के अंदर. ओके, ऐसा कोई भी इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा नहीं था अभी तक. इफ़ यू हैव सीन, हमने हर एक लाइन पढ़ा है, हर एक वर्ड पढ़ा है अभी तक. एंड वी हैव नॉट सीन अ इंडस्ट्री लाइक दिस विच इज़ केपेबल ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. मतलब इतना कि हम लोग उसको मेंशन कर सके. ऐसा नहीं है कि बाकी की इंडस्ट्री क्या बिना एम्प्लॉयज़ के चल रही है, लेबर्स के चल रही है, ऐसा नहीं है. लेकिन वर्थ मेंशनिंग कि भाई हाँ ये जॉब प्रोवाइड कर रही है. तो दिस इज समथिंग विच इज़ प्रोवाइडिंग जॉब्स एट अ प्रॉपर स्केल. अब इंडस्ट्री के पोल्यूशन लेवल्स देखते हैं कि अलग अलग टाइप्स के पोल्यूशन एंड ऑल्स. ऑल दो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट. ये थोड़ा फास्ट करेंगे यहाँ, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं समझाने जैसा. इट इज़ जस्ट अ पोल्यूशन एंड कुछ है नहीं. सो मेन पैराग्राफ अपना नीचे वाला है तो उसको समझ के लेते हैं, ऊपर वाला जल्दी से कंप्लीट करते हैं. तुम पोल्यूशन ऑलमोस्ट लाइक 5th-6th से पढ़ रहे हो, ठीक है? Okay, so let us move ahead fast. Although industries contribute significantly to India's economic growth and development, the increase in pollution of land वगैरह वो तो बढ़ता ही है. जैसे डेवलपमेंट करोगे वैसा पोल्यूशन बढ़ेगा, वो तो सीधा सीधा है, ठीक है? हाई डेवलपमेंट मीन्स हाई पोल्यूशन. लिख दो वहाँ पे, हाई डेवलपमेंट मीन्स हाई पोल्यूशन. वो तो हमेशा कही है, होता ही है. कुछ भी करो तुम, पोल्यूशन तो होता ही होता है. आगे देखते हैं एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन क्या रहता है? is caused by the presence of high proportion of undesirable gases in your atmosphere. जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है. आपके एटमॉस्फेयर में अगर सपोज लेटर से ये इन चीज़ों का गैसेस अगर बढ़ रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन. एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मटीरियल्स कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्प्रेज, मिस्ट एंड स्मोक. ओके, तो बहुत सारे दूसरे पार्टिकल्स भी हैं, मतलब गैस प्लस पार्टिकल्स. ओके, ठीक है. मतलब एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाई अनडिजायरेबल गैसेस एंड दूसरा कौन सा? पार्टिकल्स, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स. ओके, तो वो भी लिख दो, सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स, वो भी एक इशू है, लिक्विड पार्टिकल्स. ओके, इसको थोड़ा चलो पेस मेंटेन करता है. नेक्स्ट चीज़, and paper factories like brick kilns, refineries and smelting plants and burning of fossil fuels in a big and small factories that ignore pollution norms. Toxic gas leak can be very hazardous with long term effects. अब इसके तो तुमने बहुत सारे देखे होंगे, भोपाल गैस ट्रेजेडी वगैरह अपने को पता ही है. सो ये तुम बचपन से देख रहे हो, राइट? या चलो सेंटेंस भी यहाँ पे, आर यू अवेयर ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी, जहाँ पे वो गैस निकली थी, राइट? एंड बिकॉज ऑफ विच मेनी पीपल हैड डाइड ओवरनाइट. सो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. कौन सा? भोपाल गैस ट्रेजेडी का. इसको मेंशन कर देना आपके राइटिंग में. वैसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना यार, ठीक है? देखो, अगर आपको कॉजेज पता है तो आप सोल्यूशन लिख सकते हो. तुमको टेक्निक मैंने पढ़ाया हुआ है. इफ़ यू नो द कॉजेज यू कैन राइट डाउन द सोल्यूशन, राइट? ये टेक्निक मैंने तुमको सोशल साइंस पढ़ाते वक्त ही बताया था. इफ़ यू नो द कॉजेज हाउ यू कैन राइट डाउन द सोल्यूशन. सो एयर पोल्यूशन क्या है, कैसा नहीं है, तुम इंग्लिश ऐसे की जैसा लिख दो ना यार इसको. यू डोंट नीड टू राइट डाउन वट एवर इज गिवन हियर. यू कैन राइट डाउन वट एवर यू फील लाइक, ऐसे की जैसा. ये समझ में आ रहा है? आप ऐसे की जैसा लिख दो. यू डोंट नीड टू राइट डाउन द सेम थिंग विच इज गिवन इन दिस टेक्स्ट बुक. ओके. Water pollution is caused by organic and inorganic industrial waste and effluents and discharge into rivers. अब ये तुमने ये भी पढ़ा हुआ है कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजह से आपका ख़राब होता है, मतलब पानी ख़राब होता है, वाटर पोल्यूशन. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट. द मेन कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड आर पेपर. कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा ख़राब करती है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, टैनरीज, टेक्सटाइल डाइंग. मतलब ये ऐसे इंडस्ट्री के जो पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इन शॉर्ट. ओके, तो इंडस्ट्रीज विच यूज़ मोर वाटर, तो उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वही पोल्यूशन करते हैं. आगे डिटर्जेंट्स, एसिड्स, मेटल वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारा लंबा लिस्ट है, राइट? ओके, जस्ट मूविंग ऑन, आगे देखते हैं. फ्लैश एंड फॉस्फो जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया. अब ये क्या नाटक है? देखो कैसा है ना, पानी के अंदर हमेशा तुम लिक्विड छोड़ते हो, ये बात नहीं है. पानी के अंदर गंदा पानी छोड़ा तो वो लिक्विड वेस्ट हो गया, लेकिन उसके अंदर आप सॉलिड वेस्ट भी छोड़ सकते हो. Are you understanding? There is a gap between let's say liquid waste as such and solid waste. Okay, तो solid waste के examples देख लो.
एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि राइट डाउन 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन। ओके, तो प्लीज़ उसको ये कर लो, करली ब्रैकेट लिख कर लो और उसको लिख दो वहाँ पे साइड में। ओके, इज इट ओके? ओके, और कोई इशू है? इसमें कोई वर्ड है कि जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो, नहीं तो जान दो, आगे बढ़ता है। ओके, आशुतोष दुबे क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, ब्रिक क्लिंस क्या होती है? अरे वो जहाँ पे बेक करते हो उसको बेक करना पड़ता है टू मेक इट स्ट्रांग। ओके, तो द वर्ड यू आर सेइंग ब्रिक क्लिंस आशीष, तो वो ये है आपका जहाँ पे वो जो ब्रिक को जहाँ पे आप ये करते हो ना, बेक करते हो, उसको ब्रिक क्लिंस बोलता है। बेक उसको ये बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं गर्म करके। ओके, ठीक है, आशीष दुबे समझ में आ गया। Moving on, thermal pollution of water occurs when a hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling. अब ये क्या नाटक है? ये एक नया टाइप का पोल्यूशन है कि जो तुम्हारा रेगुलर नहीं है। तो व्हाट इज थर्मल पोल्यूशन? थर्मल पोल्यूशन इज नथिंग बट वाटर पोल्यूशन ही है, लेकिन उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो फैक्ट्रीज में पानी यूज हुआ है वो गर्म होता है, उसको बिना ठंडा करे हम लोग पानी में सोर्सेज में छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं कि थर्मल पोल्यूशन इज नथिंग बट आपका एक इस प्रकार का पोल्यूशन होता है कि जो आप पानी गर्म होता है प्रोसेसिंग करने के बाद उसको ठंडा करे बिना ही छोड़ देते हो बाहर। ओके, अब उसका इशू क्या है? एक्वेटिक लाइफ पूरी मर जाती है। इतना गर्म पानी अगर छोड़ोगे हाँ तो मर जाएंगे ना। ओके, तो जैसे आपने को चटके बैठते वैसे ही। सो वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज कॉजेज कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स वगैरह वगैरह सॉइल भी खराब कर देते हैं। मतलब आपके पानी की वजह से इट कैन क्रिएट योर सॉइल पोल्यूशन ऑल्सो। So rainwater percolates to the soil carrying the pollutants to the ground and the groundwater also gets contaminated. हे भगवान, मतलब किससे क्या कंटामिनेट हुआ एक बार ठीक से बताओ। इसका एक चेन हम लोग नीचे बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास समय नहीं है लेकिन चेन बना लेते हो। बोलो किससे क्या पोल्यूट हुआ? वेस्ट वाटर की वजह से क्या खराब हुआ? सॉइल खराब हुई। सॉइल के ऊपर रेन गिरा, रेन परकोलेट करता है। ठीक है, रेन परकोलेशन उसने किया, परकोलेट, और परकोलेट की वजह से ग्राउंड वाटर भी खराब हो गया। ओके, ये प्लीज़ आपके इसमें एक चेन बना लो नीचे मार्जिन एरिया में। वेस्ट वाटर अफेक्ट्स योर सॉइल। सॉइल के अंदर आपके गंदे वो ये हैं पार्टिकल्स हैं, बारिश गिरती है ऊपर से, पानी परकोलेट होता है और परकोलेट हो के नीचे का जो ग्राउंड वाटर है वो भी खराब हो जाता है। तो ये प्लीज़ एक बार आपकी चेन बना लो आपके नीचे के मार्जिन एरिया में। ठीक है, ओके, वेस्ट वाटर, सॉइल, रेन, परकुलेट एंड ग्राउंड वाटर। तब तक मैं ऊपर का ही कंप्लीट कर लेता हूँ। सो नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन नॉट, अब ये तो तुमको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खुद से होता क्या है पहले वो देखते हैं। इरिटेशन, एंगर, गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है। क्यों? दिमाग काम नहीं करता ना आपका इतना, लेट से साउंड वगैरह है तो इट कैन कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, आपका सुनना भी अफेक्ट हो सकता है। इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अमंग इट्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। इसको एक काम करोगे, स्टार मार्क करके रखोगे, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन के जो इफेक्ट्स हैं ना वो याद नहीं रहते। एयर पोल्यूशन का कैसा तुम डायरेक्टली बोल सकते हो, लंग्स खराब हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड ऑल। नॉइज पोल्यूशन का ना जल्दी से क्लिक नहीं होता है, लाइक नॉइज पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना। इरिटेशन, एंगर, hearing impairment, increased heart rate and blood pressure, these are the effects of your noise pollution. ठीक है, ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद नहीं आते हैं इसलिए ठीक से कर लेना। अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस भी होती है इससे। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, सॉज एंड लेट्स से न्यूमैटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। तो ये एक्चुअली सोर्सेज बता रहे हैं आपको किधर किधर से नॉइज पोल्यूशन होता है। तो आपके घर के पास अगर कुछ इंडस्ट्री है, कुछ मशीनरी है, फैक्ट्री है, तो काफ़ी लेट्स से आवाज़ वगैरह होता है। तुम देखो ना, अभी रास्ता भी अगर सामने अगर हमारा कुछ थोड़ा सा ट्रैफिक में है तो उसका भी काफ़ी अच्छा खासा लेट्स से नॉइज़ वगैरह होता है। तो ऑब्वियसली इतने इंडस्ट्री बड़े बड़े तो आवाज़ करेंगे ही करेंगे। सही है, ओके।
controls, let's say, of environmental degradation. Every liter of wastewater discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of what? Fresh water. हे भगवान, रेशो को वहाँ पे ये कर लो. दिस इज़ रियली समथिंग वेरी सीरियस कि आपका 1 लीटर का गंदा पानी कितने लीटर को ख़राब कर रहा है? फ्रेश वाटर के 8 लीटर को. ओ माई गॉड. ओके, सो 1 लीटर इज अफेक्टिंग हाउ मेनी लीटर्स? 8 लीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर. ओके, तो प्लीज़ वो एक बार उसको स्टार मार्क कर लो. वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्टैट्स है, आप आपके स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हो इसको वाटर पोल्यूशन के. 1 लीटर गंदा पानी कितने अच्छे पानी को खराब कर रहा है? 8 लीटर के फ्रेश वाटर को खराब कर रहा है. सो हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वाटर बी रिड्यूस्ड? कैसे कम कर सकते हैं? तो सोल्यूशन बोले, मिनिमाइज यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट 2 और मोर लेट्स से सक्सेसिव स्टेजेस. उसको यूज़ करो वापस, ठीक है, वापस यू कैन यूज़ रीयूज एंड रिसाइकिल. हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, आप रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लो, वो तो सिंपल टेक्निक्स हैं. ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट्स बिफोर रिलीज इन वाटर, उसको ट्रीट करो, उसको ठंडा करो, उसको उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं, उसको सेपरेट करो. ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 फेजेस. अलग अलग फेजेस में आप कर सकते हो. सो प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, उसमें का मैकेनिकल मीन्स से आप उसमें का गंदगी सेपरेट कर दो. मतलब ये एक्चुअली किसके जैसा है? वो आपको केमिस्ट्री में लेसन नहीं था 9th में, समथिंग लाइक डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, अलग अलग वेज टू रिमूव द मटीरियल्स बेसिकली. मतलब हाउ टू सेपरेट 2 सब्सटेंसेस इन शॉर्ट. ओके, सो दीज आर इंडस्ट्रियल. आपका जो वाटर है, खराब पानी, उसको हम लोग कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, उसके मेथड्स हैं. सो 3 फेजेस. ये अलग है, ऊपर का अलग है, ठीक है. ऊपर का क्या है? दीज आर सजेशंस टू लेट्स से डिक्रीज योर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ठीक है. ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए. हाँ, तो लिख दो वहाँ पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन डिक्रीज. थोड़ा पेशेंस रखें. आई नो हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बस, जस्ट एक लास्ट पेज है. एंड इसमें क्या, ये किस चीज़ के लिए है? पानी को ये करने के लिए, मतलब ट्रीट करने के लिए. ओके, सो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट, ठीक है. चलो. ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर ऑल्सो नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली. हाँ, ये भी एक नाटक है. कैसा हो जाता है ना, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ज़रूरी नहीं है तभी भी ज़्यादा पानी लेते हैं ग्राउंड वाटर का. ओके, सो दैट शुड बी रेगुलेटेड लीगली. ओवर यूज स्टॉप करना चाहिए. इन शॉर्ट, particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke stacks to factories with electrostatic precipitators. अब ये क्या नाटक है? उसमें कैसा रहता है? What is the logic? उसमें जो आपका स्मोक रहता है, वो स्मोक आपके इंडस्ट्री में से बाहर निकलता है. बाहर निकलते वक्त वहाँ पर एक फिल्टर जैसा कुछ होता है विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर. आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो लिटरली आपके वो फिल्टर में से. उसमें क्या हो जाता है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं और वो चिपक जाते हैं आपके फिल्टर्स को, नीचे गिरते हैं. मतलब इन शॉर्ट, यू आर यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू सेपरेट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये फिल्टर्स किसके ऊपर काम करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर पे. आपने बचपन में सुना होगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बारे में. सो द सेम प्रिंसिपल इज बीइंग यूज्ड टू सेपरेट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर. ऐसा है वो. ओके, मूविंग ऑन. आगे देखते हैं दूसरे आगे के सॉल्यूशंस. स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज. अब ये क्या नाटक है? देखो, जो आपका कोल है ना, आप फ्यूल बोल के यूज़ करते हो, कोयले से ज़्यादा धुआं निकलता है, तो वो क्या बोल रहे हैं? कोयले की जगह पे आप क्या यूज़ करो? ऑयल और गैस. मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स. ये कई के लिए? आपके इसके लिए नॉइज पोल्यूशन कम करने के लिए साइलेंसर्स. थोड़े साइलेंसर वेलेंसर लगाओ ना. अब तुमने गाड़ी का तो देखे होंगे ना, वो मोटरसाइकिल का कभी देखे? कुछ लोग साइलेंसर निकाल के गाड़ी चलाते हैं फटफट ज़्यादा आवाज़ करने के लिए. ओके, सो इन द सेम वे दे आर सेइंग आप साइलेंसर लगा दो आपके मशीन्स को ताकि आवाज़ ना आए. ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस. हर एक मशीन को हम लोग रीडिज़ाइन करना चाहिए. एनर्जी एफिशिएंसी मतलब कम एनर्जी में ज़्यादा काम करे एंड रिड्यूस नॉइस को रिड्यूस करने के लिए. सो दीज आर एक्चुअली द सोल्यूशंस फॉर योर कंप्लीट व्हाट आई कैन से, आपके पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए सबसे एक बड़ा
एक नंबर का पैराग्राफ है आपका, राइट? तो इसको प्लीज़ ये कर लो, सपोज वहाँ पे लिख दो सॉल्यूशंस, सबसे बड़ा आपका वही पैराग्राफ है सॉल्यूशंस, तो पूरा याद करना पड़ेगा। ऊपर का देखते हैं, नॉइज अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूजेस ऑफ एयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। ये फिर से सॉल्यूशंस ही हैं, आप नॉइज अब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ कर लो सॉल्यूशंस, या फिर ईयर प्लग्स यूज़ कर लो, हेडफोन्स, ईयरफोन्स आते हैं ना छोटे छोटे। ओके, तुमने ईयरफोन्स देखे क्या बाय द वे? वो ईयर प्लग्स वगैरह आते हैं ना, तुमने आई डोंट नो तुमने कभी यूज़ किए कि नहीं, मतलब ऐसे कान में डालने के होता है। ओके, लेट मी जस्ट शो इट टू यू, सपोज आपका वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये सस्ते में मिलता है, कोई भी दुकान पे मेडिकल के वगैरह यू कैन गेट दीज थिंग्स, ईयर प्लग्स बोलते हैं इसको, ठीक है? दुकान पे मिलते हैं, आप सपोज मेडिकल की कोई भी दुकान पे आपको मिल जाएगा। ये थोड़े सस्ते वाले ईयर प्लग्स हैं, थोड़े महंगे वाले भी आते हैं हेडफोन्स टाइप्स, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही महंगे जाता है। तो मैं थोड़े सस्ते वाले बता रहा हूँ तुमको। बट ये कैसा है ना, इट डिपेंड्स ऑन योर यूज़, क्योंकि हर एक जन इसको यूज़ नहीं कर सकता है। इट्स रियली अनकम्फर्टेबल फॉर पीपल, क्योंकि वो अंदर तक डालना पड़ता है ना, तो इट इज़ नॉट मतलब सबके लिए इट इज़ नॉट फिजिबल ईयर प्लग्स। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, देखो ये दीज आर द ईयर प्लग्स, ये आपको कान में डालना पड़ता है लिटरली। ओके, तो ये क्लियर हो रहा है, ये जो पार्ट है ना, ओके, सो दिस ये आपको कान में डालना पड़ता है। आई नो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, कान में डालना बोले तो कुछ अलग ही होता है ना, जैसे उंगली डाल के देख लो तुम, अलग ही लगता है फील। सो इट माइट नॉट बी कंफर्टेबल फॉर ऑल, बट डेफिनेटली इज वन ऑफ द सोल्यूशन फॉर नॉइज पोल्यूशन। ओके, नाउ एनटीपीसी का देखते हैं, एक लास्ट पैराग्राफ फिर खत्म हो रहा है। एनटीपीसी क्या है? कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, एंड इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन फॉर EMS, दैट इज एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन 40001। ओके, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमको खाली इतना पता होना चाहिए कि भाई एनटीपीसी एक गवर्नमेंट की कंपनी है और उनको एक ISO सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, मतलब सर्टिफाइड है कि उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है एनवायरनमेंट का काफ़ी अच्छा है। अच्छा, तो क्या करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है? बाय द वे, व्हाट इज़ एनटीपीसी? एनटीपीसी इज़ नथिंग बट आपका थर्मल पावर स्टेशंस ये रन करता है। तो एनटीपीसी इज़ अ कंपनी विच रन्स थर्मल पावर स्टेशंस इन इंडिया, थर्मल पावर स्टेशंस, ठीक है? मतलब कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इन शॉर्ट। इज इट ओके? एनटीपीसी नाम नहीं सुना होगा तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है? ओके, सो एक काम कर लो, एनटीपीसी का फुल फॉर्म नीचे लिख दो, सो दैट फिर आपके दिमाग में रहेगा। एनटीपीसी नेशनल, नीचे लिख दो। आई नो, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखो, खत्म ही हो रहा है, जस्ट लास्ट थोड़ा सा इतना लिख दो खाली। लेस देन प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं ना, जस्ट कंप्लीट करने का बोल के क्यों कंप्लीट करने का? नेशनल थर्मल, ओके लिख दिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। कंपनी का नाम लिख दो प्लीज नीचे, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, जस्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, बस हो ही गया फिर। ओके, चलो आगे देखते हैं अभी। तो व्हाट दे आर डूइंग, उन्होंने ये चीज़ें की हैं उनके कंपनी में जिससे कि पोल्यूशन लेवल्स काफ़ी कम हो गए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट उन्होंने अच्छे बनाए, इन शॉर्ट रीडिज़ाइन किया, इक्विपमेंट्स हैव बीन रीडिज़ाइंड। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन। तो कैसा है ना, ये थर्मल पावर स्टेशन है, तो वहाँ पे कोयले को वो जलाते हैं, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो ड्यूरिंग दैट टाइम ऐश प्रोड्यूस होती है, ऐश राख तैयार होती है, आपकी कोयले की राख तैयार होती है। तो वो राख कैसी है आपकी, ये है मतलब वेस्ट है, मतलब उसको यूज़ नहीं होता है कुछ, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। जनरली कैसा है ना, कोई कंपनी है मान लो थर्मल पावर स्टेशन, वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती है, उसका वो ऐश का कुछ करने नहीं वाली, ऐश को जस्ट डंप कर देती है।
मतलब दे डू नॉट यूज इट, बेसिकली फॉर देम इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट ऐश। लेकिन एनटीपीसी ने क्या किया है, उस ऐश से भी कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ओके, सो दे आर यूजिंग ऐश मतलब बेसिकली अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। Providing green belts for nurturing ecological balance and addressing the question of special purpose vehicles for afforestation। अब इसका क्या मतलब होता है, ग्रीन बेल्ट्स तैयार कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस अराउंड द फैक्ट्री दे आर क्रिएटिंग ग्रीन बेल्ट्स, इन द सेंस जहाँ पर आपके फॉरेस्ट वगैरह हैं, मतलब इंडस्ट्री के आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ पौधे, दैट इज नथिंग बट ग्रीन बेल्ट क्रिएटिंग। अफॉरेस्टेशन बोल सकते हो तुम इन शॉर्ट, पेड़ लगा रहे हो आजू बाजू में, जैसे कि ये है देखो, ऐसे बहुत सारे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। सो दीज आर नथिंग बट यही आपका एग्जाम्पल है ग्रीन बेल्ट्स का। ओके, सो ग्रीन बेल्ट्स, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग एनवायरमेंट पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, मतलब जो भी वेस्ट है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट इन्होंने कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, जस्ट लास्ट पॉइंट अभी, जस्ट एक लास्ट पॉइंट। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। तो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम एक सेंट्रलाइज सिस्टम है उनके पास पूरे प्लांट्स को मैनेज करने के लिए कि जो पूरे इंडिया में उनके प्लांट्स हैं। सो बेसिकली लाइक अ मॉनिटरिंग सिस्टम, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये सभी फीचर्स किसके पास है, एनटीपीसी के पास है। तो ये आप एग्जाम में आप लिख सकते हो कि रोल मॉडल एनटीपीसी इज नथिंग बट एक रोल मॉडल के जैसा है कि जिन्होंने जितने भी हमने अभी चीज़ें सोल्यूशन देखी हैं पोल्यूशन की, उन्होंने सभी उसको क्या किया हुआ है, दे हैव इम्प्लीमेंटेड दोज चेंजेस लाइक इक्विपमेंट, फिर वेस्ट जनरेशन का वो ठीक कर लेना, मतलब यूटिलाइजेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बेल्ट्स, अफॉरेस्ट्रेशन एंड इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। सो ये सभी चीज़ें किन्होंने की हैं, हमारे एनटीपीसी कंपनी ने की है, विच इज़ नथिंग बट अ गवर्नमेंट एजेंसी। तो अभी ये हमारा ख़त्म हो रहा है लेसन। सो आई होप, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आई नो तुम बहुत ही पेशेंटली सब सुन रहे थे। चलो इस प्रैक्टिकल के बाद थोड़े से मेन चीज़ें देख लेते हैं अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, कि अनअकैडमी के जितने फीचर्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर के वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या मिलता है, एंड सब्सक्रिप्शन प्लान कितने का है, एवरीथिंग विल डिस्कस। तो देखो, यू कैन एस योर फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस। अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आएंगे, पास में ही होंगे, तो अनअकैडमी आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आपको कैसा, एक तो इसके ऊपर 10% फ्लैट सब्सक्रिप्शन चल रहा है, लेट्स से ऑफ चल रहा है, तो डिस्काउंट मिल जाता है 10% का। एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको हर फीचर प्रॉपरली लेट्स से एक ही जगह पे मिल जाएगा, मतलब क्लासेस, प्रैक्टिस, टेस्ट, क्विजेस, एवरीथिंग एक ही जगह पे, एंड ऊपर से उसके ऊपर 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो कुछ फीचर्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, एंड आई विल गिव यू द नेसेसरी डिटेल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर सच में आपको इसके लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है, ऑल दोज थिंग्स। अभी व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, ठीक है। तो एक जो नया फीचर हमने जो पिछले महीने लॉन्च किया है उसको बोलते हैं आस्क अ डाउट फीचर। काफ़ी बढ़िया फीचर है ये, और इस फीचर के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है, बिकॉज ये आपके हर डाउट को सॉल्व करने की लेट्स से क्षमता रखता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ ऑल अबाउट, तो आस्क अ डाउट फीचर में आप क्या कर सकते हो, आपके जो डाउट्स हैं आप भेज सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को, और फिर वो उसको आंसर करेगा। तो आंसर कर भेजने का तरीका क्या है, आस्क करने का लेट्स से उसके फीचर्स क्या हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पूछना कैसे है आपको। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डाउट है उसके लिए सबसे पहला अनअकैडमी का एप्लीकेशन खोलना है आपको। अनअकैडमी का एक बार एप्लीकेशन खोल दिया आपने, उसके अंदर आस्क अ डाउट एक ऐसा बटन है, ठीक है। तो आप आस्क अ डाउट पे बटन पे क्या करना है, आपको टैप करना है। एक बार टाइप कर लिया, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन भेजना है, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि हाय सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, गेट सोल्यूशंस टू योर डाउट्स एंड सेंड अ पिक्चर ऑफ योर डाउट और वी विल फाइंड द सोल्यूशन, ऐसा बोलेंगे। तो एक तो आप फोटो ले सकते हैं या फिर गैलरीज में चूज़ कर सकते हैं। फोटो मतलब आपके कैमरे के थ्रू, गैलरी मतलब आपके जो मोबाइल में स्टोर्ड फोटोज़ होता है ना, गैलरी होती है, तो उसके अंदर का फोटो भी आप भेज सकते हैं। तो यू कैन सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी। एक बार फोटो ले लिया हमने, आप क्लिक कर लो या फिर सेलेक्ट कर लो आपके फ़ोटो को, मतलब जिसके अंदर आपका वो पिक्चर, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन है, डाउट है, उसको सेलेक्ट कर लो या फिर क्लिक कर लो। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है इसके बाद, एंड दैट इज़ कि यू जस्ट हैव टू क्रॉप दी क्वेश्चन। आपका जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डाउट है उसको क्या करना है, आपको क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद आप सपोज लेटर से उसको सेंड कर दें।
सेंड करने के बाद वो आपको पूछेगा कि सपोज लेट्स से विच सब्जेक्ट इज़ दिस, कौन से सब्जेक्ट का है, तो अपना नेसेसरी सब्जेक्ट चूज़ करें, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें लिस्ट आएगा, तो आप उसको चूज़ करें। एक बार आपने वो चूज़ कर लिया तो वो क्या करेगा, सिस्टम बोलेगा कि आई एम लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, एंड इमीडिएटली अगर उसको मिलता है वो बोलेगा आई हैव अ सोल्यूशन। तो ये 3 to 4 सेकेंड्स में आपको आंसर दे देगा। मतलब विद इन 3 to 4 सेकंड्स आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 3 to 4 सेकंड्स के अंदर उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें, ठीक है। कितना ग्रेट है, आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं आस्क अ डाउट फीचर में। तो मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ क्या है। सबसे पहला, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब देयर इज़ नो लिमिट एज सच कि आप कितने क्वेश्चंस पूछोगे, कितने भी अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, आस्क डाउट एट एनी टाइम, आप कोई भी टाइम के ऊपर इसको पूछ सकते हैं डाउट। 24/7 ये सिस्टम अवेलेबल है, तो आप कभी भी इस डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ आपके इसके लिए आपका जो एक लेट्स से जो सोल्यूशन है वो आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इसका मिलता है। हाई क्वालिटी मतलब एक तो आपको इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज़ यू रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर द क्वेश्चंस। मतलब ऐसा नहीं होगा, मान लो आपने लिखा हुआ है सपोज आपका डाउट है व्हाट इज़ सपोज लेट्स से कोवलेंट बॉन्ड, और वो आपको आंसर दे रहा है आयोनिक बॉन्ड का, ऐसा नहीं होगा। तो आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा, एग्जैक्ट वेरी मच एग्जैक्ट आंसर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये जो डेटाबेस है हमारा काफ़ी बड़ा है एंड सभी लैक्स ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप खाली भेज दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। गेट असिस्टेंस विथ होमवर्क, आपको होमवर्क के साथ असिस्टेंस मिल जाता है इसकी वजह से। मतलब आपका अगर सपोज मान लो कोई स्टडी में आपको कोई डाउट आता है और आपको होमवर्क करना है, तो होमवर्क में काफ़ी मदद हो सकती है। जो भी आपके डाउट्स हैं डायरेक्टली बस प्लेटफॉर्म पे सेंड कर दो और फिर प्लेटफॉर्म आपको मदद कर देगा इन योर होमवर्क ऑल्सो। तो ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है, लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें और अपने डाउट्स को पाइल अप ना होने दें और उसको सपोज लेटर से मतलब सॉल्व कर ले, रिजॉल्व कर ले। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है उसके फीचर्स क्या हैं वो बता दूँ। सबसे पहला, यू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। एक तो सबसे पहला, अब घर बैठे पढ़ सकते हो, मतलब आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपने लगा दिया तो आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड फीचर इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू लेट्स से ऑल द कोर्सेज। सभी जितने कोर्सेज हैं सबको आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी कोर्स आपको सपोज लेटर से अनलिमिटेड एक्सेस उसका मिल जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, हर एक चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया दैट से ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सपोज लेटर से टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया सभी टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। मतलब एक तो अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स। तो टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जितने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं प्रॉपरली यही पढ़ा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है फिर। मतलब आप जो पढ़ोगे, जिससे पढ़ोगे वो प्रॉपर टीचर से पढ़ोगे। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको डाउट क्लियरेंस का। मतलब आस्क डाउट फीचर तो है ही है, लेकिन हमारे इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। मतलब एवरी 4th पीरियड इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशंस। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन शुड बी डन, वो सब कुछ वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज हम लोग करते हैं, मतलब इसके अंदर पूरा डिटेल में सब कुछ एकदम करेक्ट प्रॉपर सब कुछ कंप्लीट किया जाता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टू बॉटम हर एक पॉइंट ठीक से कवर किया जाता है। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी होती है, तो आपको गाइड किया जाएगा सपोज लेट से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग। आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेक्चर्स का जो भी टीचर्स लेंगे एजुकेटर्स, उनके PDF आपको मिल जाएंगे। बाद में है प्रैक्टिस टेस्ट। मतलब आपने जो पढ़ा है उसका सच में आपको कितना एसिमुलेट हुआ है वो चेक करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ भी होती है, मतलब जिसके अंदर एकदम लाइव आपका टेस्ट लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी चलती हैं। मतलब कैसा है कि स्कूल में कैसे रहते हैं, सभी बैच में बैठते हैं, सपोज एक ही क्लास में रहते हैं, वैसे ही कुछ बैच कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं।
नाउ विथ ऑल ऑफ दीज कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, जैसे कि डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है, बाद में वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ भी होती है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन तो वो तो रोज़ के रोज़ होते ही होते हैं। देन वी हैव वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ ऑल्सो। देन वी हैव लाइव क्विजेस होता है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन में कैसा है कि डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो आते रहता है। वीकली मॉक टेस्ट सीरीज मतलब हफ्ते में एक बार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होती है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर बाद में है लाइव क्विजेस, तो आपको MCQ बेस्ड लाइव क्विजेस होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है? 5 सब्जेक्ट के लिए होता है ये, दैट इज़ साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। एंड इसके अंदर कैसा है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये रोज़ क्विज़ होते रहते हैं। तो आपका कैसा है, एक तो कंपटीशन आपको समझ में आती है बाकी के बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग यू विल अंडरस्टैंड इज, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है आपसे, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ है। ये रोज़ ऐसे बहुत सारे क्विज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिक्वायरमेंट वहाँ पे सब टॉपिक वगैरह सब लिखा होता है। अगर किसी टाइम पे आप फ्री हो तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो इन क्विजेस में से। नेक्स्ट थिंग इज डेली MCQ एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। डेली बेसिस पे MCQ का टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज ये होता है, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये प्लस सब्सक्रिप्शन कितने प्राइस का होता है, तो देखो मतलब इसका प्लान कैसा है, कितने रुपए का रहता है वगैरह वगैरह। सो लेट अस डिस्कस दैट। तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, पहली चीज़ हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस एंड आइकॉनिक। अभी आप देख सकते हैं, मान लो अभी आप 9th में हो, तो 9th 10th 11th 12th के लिए एक स्पेशल फीचर चल रहा है। 12 महीने का जो पैकेज है आपका वो मिलता है अराउंड लाइक 15,000 रुपये में, 1 महीने का मिलता है 3,000 रुपये का। तो देखो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर हाइयर प्लान। देखो अभी 1 महीना कितने को गिर रहा है, 3,000 रुपये को। 12 महीने के हिसाब से कितना होना चाहिए, 12 महीने के हिसाब से होना चाहिए 0 0 0 12 3 36, मतलब 36,000 होना चाहिए पूरे साल का। लेकिन 12 महीने मतलब 1 साल का फीस कितना बोला है, 15,000। देखो आधे से भी कम होता है। मतलब 1 महीने से एक्चुअली आपको अफोर्डेबल प्लान्स नहीं है 1 महीने वाले, उससे अच्छा है कि आप 12 महीने के लिए चले जाओ। 15,000 में ही आपको पूरा साल भर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भाई अनअकैडमी अच्छा है, मतलब सपोज लेट से आपके 11th 12th के लिए भी काम में आएगा, तो आप 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का भी 36 या फिर 48 आप वैसा भी ले सकते हैं। 4 साल का एंटायर पैकेज 48 मंथ्स का 40,000 में आप वैसा भी कर सकते हैं। या आपके ऊपर है कि सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप कैसा लगाना चाहते हो, बट मिनिमम 12 के लिए जाओ, ताकि आपका मतलब साल भर टेंशन नहीं रहेगा फिर आपको। सेम गोज़ फॉर 10th 11th 12th। अगर आप 10वीं में हैं तो आपके लिए वैसे ही पैकेजेस हैं सेम, आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। एंड मोर ओवर ये जितने मैंने प्राइसेस बोले, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के लिए क्या करना है, तो आपको यूज़ करना है द कोड AS Live10, AS Live10, मतलब अजिंक्य सोलंकी LIVE10। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना ऑफ मिल जाता है, 10% का ऑफ मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया है। तो ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, सही है, मतलब इतने सारे फीचर्स ये जो बोले, प्लस मतलब इतने फीचर्स वो भी कम दाम में, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ। नो प्लेटफॉर्म इज़ ऑफरिंग, तो ये प्लेटफॉर्म का बहुत ही, लेट्स से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 15,000 में इतना अगर सब कुछ मिल रहा है फैसिलिटीज़, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील, यू शुड गो फॉर इट। अब नेक्स्ट थिंग है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक प्लस का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो, दिस इज़ एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। अब आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो हम लोग कैसा है, ज़्यादा हैंड्स ऑन लर्निंग पे, इस पे फोकस रहेगा आइकॉनिक में। वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। तो आपको 360 डिग्री सपोर्ट है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या है, 360 डिग्री सपोर्ट है, मतलब हर चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहला है पर्सनल मेंटर, like you can get one-on-one guidance from top educators for all your concerns। टॉप एजुकेटर से 1-on-1 गाइडेंस आपको मिलता है, पर्सनल मेंटर रहता है आपका, मतलब पर्सनली आपके लिए स्पेशली एक मेंटर असाइन किया जाता है कि जो आपको गाइड करेगा। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सॉल्विंग, अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स हैं तो उसमें लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, जैसे कि सामने सामने, मतलब तुम पूछोगे क्लास के जैसे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जैसी होती हैं, वैसे ही आप लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, आप पूछना उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट वीकली रिपोर्ट। वीकली रिपोर्ट मतलब ये सभी आइकॉनिक के फीचर्स हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया मेंटर का, सेकंड हो गया लाइव डाउट सॉल्विंग, थर्ड देख रहे हैं अभी
थर्ड है वीकली रिपोर्ट्स, मतलब यहाँ पर हफ्ते के कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आएंगे। तो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑफ क्लासेस अटेंडेड एंड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस, आपने कौन सी क्लासेस अटेंड की, आपका परफॉर्मेंस कैसा है टेस्ट में, क्विजेस में, वो भी आपको कहाँ मिलेगा, थर्ड सपोलेट से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, तो देर आर रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये जो आपको पर्सनल मेंटर असाइन हुआ है उससे आपके पेरेंट डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, वो दैट ऑल्सो कैन बी डिस्कस्ड। लेटर ऑन स्टडी प्लान, स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाता है, ये फिफ्थ फीचर है। स्टडी ट्रैकर प्लान एंड लेट्स से रिव्यू दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस, तो ये ऐसी क्या है चीज़ है कि जो आपके रिव्यू को क्या करती है, आपके जो पढ़ाई है उसको क्या करती है, हाईलाइट करती है, आपका प्रोग्रेस कैसे है, पढ़ाई कैसे चल रही है वगैरह वगैरह। सो स्टडी प्लानर इज़ फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दैट इज लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट सीरीज एंड देन द क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज एज पर द एग्जाम सिलेबस। तो आपको प्लस के तो सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी आपको क्या मिलेंगे, सपोलेट से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। हाँ, तो इसका रेट्स देख लेते हैं, कितने का है, प्राइस कैसा है, क्या है। तो देखो, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है अराउंड 28,000 है 12 महीने का। मानता हूँ कि सपोलेट से इसके ऊपर अवेलेबल है क्या डिस्काउंट, यस, तो आप AS Live 10 को इस्तेमाल कर सकते हैं, AS Live 10, एंड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन 28,000। लेकिन फिर प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है, प्लस सपोज प्लस की 15,000 है, आइकॉनिक की 28,000 है, ऑलमोस्ट डबल है। ओके, तो ऐसा क्या है, तो आइकॉनिक में मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, आइकॉनिक में प्लस के फीचर तो सभी मिल ही रहे हैं, बट दीज एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। 360 डिग्री सपोर्ट जो हम लोग जिसको बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ आइकॉनिक में। अब आइकॉनिक के लिए आपको थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप दोनों में से एक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 15,000 में, देखो टीचिंग तो दोनों तरफ है, अगर आपको 15,000 ही सपोज लेट्स यू कैन अफोर्ड, तो यू 15,000 के लिए चाहिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फैसिलिटीज चाहिए जैसे ये है, तो यू कैन गो फॉर 28,000, आपके ऊपर है। इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई आइकॉनिक ही लेना है फिर प्लस ही लेना है, दोनों में से जो भी आपसे बन पड़ता है यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक कैपेसिटी। अभी उसके ऊपर दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो जब आप अप्लाई करें तो नीचे एक बटन होगा, डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप लिखना है AS Live 10 ASLIVE10। तो अजिंक्य सोलंकी LIVE10 अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस चीज़ का यूज़ करें, राइट। अभी विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट दी जो न्यू बैचेस शुरू हुई हैं, ठीक है, जो कुछ नए बैचेस शुरू हुई हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तुमको दे देता हूँ। ओके, सो जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर। ओके, सो ये रही बैचेस, एक मैं वीडियो को साइड में करता हूँ। देखो, हाँ, तो ये नई फुल बैच, एक मास्टर बैच शुरू हुई है पूरे सिलेबस के लिए, एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो मेरी जो बैच फिलहाल चल रही है वो साइंस की बैच है, शाम को 5 to 6 बजे, ठीक है, 5 से लेकर 6 बजे तक शाम के ये क्लास चलेगी, कि जिसके अंदर फुल सिलेबस कवर किया जाएगा साइंस का, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो एंड PYQ एंड सैम्पल पेपर बैच भी एक चल रहा है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं साइंस ले रहा हूँ, तो आप साइंस के बैच को आप अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर PYQs एंड सैम्पल पेपर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पावर पैक बैच। ओके, तो पावर पैक बैच में सपोज लेटेस्ट से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो पावर पैक बैच में आई एम कंप्लीटिंग पर्सनली केमिस्ट्री एंड सपोज लेट से बायो, सपोज लेट से जो फिजिक्स पार्ट है, तो फिजिक्स पार्ट सपोज लेट से मैं ले रहा हूँ। लेकिन जो हमारी मास्टर बैच है, मास्टर बैच में कंप्लीट सिलेबस बैच, उसके अंदर साइंस कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे फिजिक्स भी दूसरे बैच में चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी प्लस कोर्सेज हैं ये, तो प्लस बैच में आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। नाउ बिफोर आई एंड अप माई सेशन, सपोज लेट्स से डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल सकें, ठीक है। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, एंड आपको सभी जितने प्रैक्टिकल सेशंस हैं आई विल टीच अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।